नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण लगभग पूरा हो गया है। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। चुनाव आयोग दशहरे के बाद चुनावी तैयारियों का जायजा लेने राज्य का दौरा कर सकता है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकता है, जो 2 से 10 नवंबर के बीच हो सकता है। सीतापुर जिला कारागार में अक्टूबर 2023 से बंद पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई आज सुबह 10 बजे के बाद संभावित है। उनके पुत्र अदीब आजम उन्हें लेने सीतापुर पहुंच चुके हैं। चालान जमा न होने के कारण रिहाई में देरी हुई। कोर्ट खुलने के बाद चालान जमा किया जाएगा। कारागार अधीक्षक के अनुसार 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश आया है। परीक्षण जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने और दुष्कर्म की झूठी खबर फैलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में पता चला कि छात्रा ने दवा का अधिक सेवन किया था। जिस छात्र पर आरोप लगा उसका पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस और एमयू प्रशासन झूठी खबर फैलाने वालों की जांच कर रहे हैं। एमयू प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। गाजियाबाद में एक रेलवे कर्मचारी को साइबर अपराधियों ने घर बैठे रिव्यू करने के नाम पर 53.34 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित को टेलीग्राम पर एक लिंक मिला, जिसके माध्यम से उनसे संपर्क किया गया। उन्हें वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का रिव्यू करने का काम बताया गया था। शुरुआत में कुछ पैसे मिले, लेकिन बाद में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। वृंदावन में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में व्यापारियों ने पैदल मार्च निकाला। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और एसडीओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद और हापुड़ पिलखुआ प्राधिकरणों के बीच पिलखुआ क्षेत्र के 16 गांवों को लेकर विवाद है। जीडीए इन गांवों को वापस मांग रहा है, पर एचपीडीए सहमत नहीं है। सांसद, विधायक और स्थानीय लोग भी एचपीडीए के साथ हैं। उनका तर्क है कि गांवों का हापुड़ से जुड़ाव अधिक है और उन्हें जीडीए में शामिल करना उचित नहीं होगा। एचपीडीए ने भी गांवों को देने से इनकार कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने पिछले 6 वर्षों में चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दलों से 3 अक्टूबर तक जवाब मांगा है, अन्यथा आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। चुनाव खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। मैनपुरी के मानपुर हरी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सरिता शाक्य की सेवा 2 साल की जांच के बाद समाप्त कर दी गई। उन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। शिकायत के बाद जांच हुई, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। न्यायालय के आदेश पर दोबारा जांच हुई, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। सरिता शाक्य ने आरोपों को नकारा है। लखनऊ में अब पुलिस रिकॉर्ड में आरोपियों की जाति का उल्लेख नहीं होगा। एफआईआर में भी जाति का कॉलम खाली रहेगा, सिवाय SC/ST एक्ट के मामलों के। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि CCTNS के ऑनलाइन एफआईआर प्रोफार्मा से जाति का कॉलम हटाने के लिए NCRB को पत्र लिखा गया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मालदा टाउन से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। ये साप्ताहिक ट्रेन सितंबर से नवंबर तक चलेगी, जिसमें 22 कोच होंगे। ट्रेन मालदा टाउन से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:55 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ये ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। अयोध्या में वकालत खाना की बैठक में गैर अभ्यासी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सदस्यता का मुद्दा उठा। अधिवक्ताओं ने पेशे को बदनाम करने वालों की पहचान कर जांच की मांग की। नियमित और गैर अभ्यासी वकीलों को अलग करने, बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने और आपराधिक मामलों वाले सदस्यों से शपथ पत्र लेने के सुझाव दिए गए। अध्यक्ष ने समाधान के लिए समिति बनाने की घोषणा की। कानपुर के रावतपुर में आई लव मोहम्मद बैनर विवाद के बाद उन्नाव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस मामले में बिना अनुमति के गेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। शहर काजी ने शांति बनाए रखने और कानून का उल्लंघन न करने की अपील की। गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में गोरक्ष पीठ में मां जगत जननी की उपासना का विशेष अनुष्ठान शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। कलश स्थापना के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कलश उठाया और शक्तिपीठ के गर्भगृह में स्थापित किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार का लाभ परखने के लिए गोरखपुर में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। उन्होंने उत्पादों की नई जीएसटी दरें जांची और व्यापारियों से ग्राहकों को पूरा लाभ देने का वादा लिया। मुख्यमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। प्रयागराज में राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोरखपुर की सृष्टि यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर में भेंट की। सृष्टि ने एमबीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री ने उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं पर बात की। पिता पवन यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद पाकर परिवार गौरवान्वित है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज धूप का असर दिख रहा है। आगरा में पिछले 3 दिनों से मौसम शुष्क है और तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 26 व 27 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वर्तमान में प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, इसलिए मौसम शुष्क रहेगा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 2.5 वर्षों में 257 कर्मचारियों समेत 3,606 लोगों की जान चली गई। विद्युत दुर्घटनाओं के कारण विभाग को लगभग 2 अरब रुपए मुआवजा देना पड़ा। एलटी व हाई टेंशन लाइन टूटने से 3,825 अग्निकांड हुए, जिससे करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई। करंट से 3,600 से अधिक मवेशी भी मारे गए। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में ये आंकड़े उजागर हुए हैं। मेरठ के एक नगर निगम कर्मचारी ने 2 तांत्रिक भाइयों समेत 3 लोगों पर इलाज के नाम पर 19 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। कर्मचारी के अनुसार 2024 में बीमार होने पर तांत्रिकों ने घर में खजाना बताकर और तंत्र क्रियाओं के नाम पर उससे 19 लाख रुपए ठग लिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीसीएसयू के दीक्षांत समारोह में शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के भी नशे में लिप्त होने पर चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसरों को नशा मुक्त करने का आह्वान किया। छात्राओं से कहा कि नशे से दूर रहें, अन्यथा वे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। ऑनलाइन गेमिंग से सतर्क रहने की सलाह दी। नवरात्र और जीएसटी की नई दरें लागू होने पर व्यापार की अच्छी शुरुआत हुई। राज्य कर विभाग ने ग्राहकों से पक्का बिल लेने का आग्रह किया है ताकि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो सके। जीएसटी दर कम होने से व्यापारियों को भी फायदा होगा। बिक्री बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वाराणसी में एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु वाराणसी उड़ान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। यात्री ने सही पासकोड भी डाला, पर कैप्टन ने अपहरण के डर से दरवाजा नहीं खोला। विमान में सवार सभी यात्रियों को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया। घटना के बाद विमान को वाराणसी हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ से 21.7 मिलियन रुपए की फसलें बर्बाद हो गई। सोराव, बारा, मेजा, फूलपुर के 60 गांवों के 7,008 किसानों की 1,798 हेक्टेयर फसलें नष्ट हुईं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिकतर किसानों को मुआवजा मिल चुका है और शेष राशि जल्द ही उनके खातों में जमा करा दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीजेएम मथुरा को निर्देश दिया है कि 25 सितंबर को पीड़िता और उसकी मां को अदालत में पेश करें, क्योंकि नाबालिग आरोपी की याचिका पर पहचान संदिग्ध बताई गई है। वृंदावन थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सीमा बेग ने बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। ये मामला एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जो विधायक के घर में काम करती थी। पुलिस ने विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 सितंबर को वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में 141.69 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 42 मिनट के इस दौरे में वे लवकुश पार्क का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 51.54 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और लाभुकों से संवाद करेंगे। इस दौरे से क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्या लोक परिसर में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मनोरंजन, सेहत और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकता है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने 33 जिलों में 769.63 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिए और स्वच्छता एक्सप्रेस वाहनों को रवाना किया। एआईएमआईएम कार्यकर्ता अख्तर शहनशाह ने तेजस्वी यादव और अली अशरफ फातमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के आदेश पर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई और फातमी के आदेश पर राजद समर्थकों ने मारपीट की, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से बिहार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने जमुई, बांका समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है और तापमान में वृद्धि हो सकती है। मधेपुरा में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। राजद प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा सीट या विधानसभा टिकट की कोई इच्छा नहीं है। रोहिणी ने परिवार और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने ट्रोल्स और पेड मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है।